आइए सुनते हैं आज की कहानी। निखिल का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से बने हार, बेहद आकर्षक मंडप और कानों को प्रिय लगे ऐसा लाजवाब संगीत चल रहा था। कोई भी राह से गुजरने वाला व्यक्ति 2 मिनट रुककर उस बंगले को देखता जरूर था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। निखिल की मां जानकी और उसके पिता जनार्दन शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के साथ ही साथ अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ मायरा, जिससे निखिल का विवाह होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरफ से मशवरा दे रही थीं और सभी बहुत ही खुश मस्ती के मूड में थी। मायरा भी काफी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी जिंदगी के सपने बुन रही थी। मायरा की मां सुमित्रा अपनी बेटी के लिए काफी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। न जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे। सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुमित्रा का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उससे रहा नहीं गया और सुमित्रा ने मायरा को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। मायरा देखो, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहां कैसे होंगे। अपनी हर चीज का ख्याल रखना, अपने गहने अपने ही पास रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, निखिल को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि निखिल को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभ पाना मुश्किल है। अपनी माँ सुमित्रा की इन सभी बातों को मायरा बहुत ध्यान से सुन रही थी और उससे समझने की कोशिश भी कर रही थी कि हर लड़की जिस तरह सबसे ज्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही मायरा के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थीं। उनकी बातें आपस में हो ही रही थीं कि बाहर काफी जोर से शोर सुनाई दिया, बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुमित्रा और मायरा भी कमरे से बाहर आ गईं। कुछ ही घंटों में निखिल और मायरा का विवाह भी संपन्न हो गया। निखिल और मायरा दोनों एक रिश्ता में बंध गए। उसके बाद विदाई का वक्त आ गया। मायरा अपनी माँ और पिता के गले मिलकर भीगी पलकों से निखिल के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहां से निखिल के घर की तरफ रवाना हो गई। मायरा के घर पर पहुंचते ही जानकी ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और अलता से रंगे लाल कदमों से जानकी के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे प्यार सहित जानकी ने गृह प्रवेश करवाया। भगवान से आशीर्वाद लेने के उपरांत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए मायरा से कहा। शादी के उपरांत की सभी रस्में को पूरी करते करते रात हो गई। निखिल की बहन और उसकी सखियों ने मायरा को निखिल के कमरे में पहुंचाया और फिर निखिल और मायरा हमेशा के लिए तन मन से एक हो गए। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ मायरा, निखिल और निखिल के माता पिता ही रह गए थे। मायरा का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। जानकी तो मायरा को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसे प्यार से यहाँ सभी मीना कहकर बुलाते थे। मायरा हैरान थी। उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे मैं यह सब शुरू करूं? वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी टेंशन में मायरा कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे मायरा ने निखिल से महंगी महंगी चीजों की फरमाइश शुरू कर दी। निखिल मायरा की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी निखिल ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था, लेकिन मायरा की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मीना ने अपनी सास जानकी से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही जानकी ने उसे कहा, मीना 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही जानकी अपना सोने का सेट लेकर आ गई।
और मायरा को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूं। ये लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर मायरा दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही जानकी उसे इतना कीमती तोहफा दे देगी। कोई बड़ा कारण ना मिलने के बावजूद भी अब मायरा ने निखिल से बोलना शुरू कर दिया। निखिल, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर निखिल चौंक गया। ये क्या कह रही हो मीना? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। निखिल की बात सुनकर मायरा उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक उसने निखिल से बात नहीं की। लेकिन निखिल ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब मायरा ने जानकी के साथ भी गुस्सा दिखाना, बात ना करना सब शुरू कर दिया। जानकी भी मायरा का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर मायरा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद निखिल के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर जानकी ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मायरा के पास लगभग हर रोज ही उसकी माँ का फोन आता था और काफी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फायदा है। मायरा हमेशा यही सोचती थी, मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन मायरा ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। निखिल ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, मायरा ये सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़ कर आता, 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन मायरा ने गुस्से में निखिल को जवाब दिया, निखिल, जहां मेरी भावनाओं की कद्र नहीं वहां रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या क्या बोल रही हो मायरा तुम? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? मायरा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर निखिल नाराज हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मायरा, तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है करो। और निखिल कमरे से बाहर चला गया। मायरा ने सोचा था सूटकेस देखकर और ऐसी धमकी से निखिल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मायरा घर छोड़कर अपने मायके चली गई। सुमित्रा ने मायरा से कहा, बेटे डरने की कोई बात तो नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही निखिल तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन निखिल नहीं आया। तभी सुमित्रा ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम निखिल के साथ अलग सुकून से रह सकोगी। निखिल को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी मायरा अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। निखिल ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज वापस लौटा दिए। उन कागजों पर निखिल के हस्ताक्षर देखकर सुमित्रा और मायरा हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी बीच मायरा के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। मायरा के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। मायरा से, सुमित्रा से सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। मायरा उसकी तरफ जब भी देखती, उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी। वहां तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मायरा ने सोचा, अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में जरूर भाभी भी अलग होना चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन मायरा ने सुमित्रा से पूछ लिया, माँ, भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? ये सुनते ही सुमित्रा का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या क्या कहा मायरा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे?
देखा नहीं, हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे। आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना, और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर मायरा सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ, इन्हें जला देना। सुमित्रा चौंक गई। यह क्या बोल रही हो मायरा? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। और मायरा ने अपना सूटकेस, जो उसने रात को ही भर लिया था, उसे लेकर वह निकल गई। सुमित्रा उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। मायरा अपने असली घर पहुंच गई, और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से कुछ आवाज आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। जानकी और निखिल के बीच बातचीत हो रही थी। जानकी निखिल को समझा रही थी, निखिल बेटा, नाराज मत हो। मायरा में अभी बचपना है, देखना उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह वापस भी आ जाएगी। हमारे परिवार की बेटी है, हमारी जान है वह। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे, और दिल के दरवाजे भी। रिश्ते को तोड़ने में नहीं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। निखिल, हमारे देश में बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं, या कभी कभी तो पैदा होते से ही हत्या कर देते हैं। एक बार बेटी तब मरती है, और एक बार बेटी को बहू बनाकर ससुराल वाले मार डालते हैं। बेटी को मायके और ससुराल में मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी का इंतजार रहेगा। उसके अलता वाले लाल पांव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। निखिल, देखना, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता निभाएगी। यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं। जो इन बाधाओं से निपटकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। बेटा, खून का नहीं, यह रिश्ता है प्यार का। इतने में बाहर से फूट फूट कर रोने की आवाज आती है। मायरा डोरबेल नहीं बजा पाती। जानकी की बातें सुनकर वह भावुक हो जाती है, और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जानकी और निखिल दरवाजा खोलते हैं, और रोती हुई अपनी मायरा को जानकी गले से लगा लेती है। मायरा के मुंह से आज प्यार भरा शब्द निकलता है, माँ, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। आपने तो मुझे पहले ही दिन से बेटी मान लिया था। मैंने ही इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया, किंतु आपने इस रिश्ते की गरिमा को बढ़ा दिया।